हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 और उसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 10 की पॉलिटी की बुक में और उसके हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज की इस वीडियो में उसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। और इस बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड। तो लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ें उससे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 का परिचय कुछ इस प्रकार है कि पिछले 2 वर्ष में आपने जितना कुछ सीखा, आपको पिछले 2 वर्ष मतलब क्लास 9th और 10th की बुक से उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजे में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है। यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का नियंत्रण भी देता है। इस तरीके से हर चैप्टर के इस परिचय वाले पार्ट में हम इसको जो भी वो अगले चैप्टर के बारे में हम एक संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं कि हम आने वाले लगभग 30 से 40 मिनट में क्या पढ़ने वाले हैं और हमें किस तरीके से ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अध्याय 8, चैप्टर नंबर 8 का पहला पॉइंट, जिसमें हेडिंग दी हुई है कि चिंतन चुनौतियों का। क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय याद है? उसमें हमने देखा कि दुनिया भर के लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। इसके बाद की पढ़ाई में हमारी इन शुरुआती राय को पुष्ट किया है कि समकालीन विश्व के लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है और इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न कोई दूसरा शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हम कुछ चीजों भी दिखाई दी कुछ अन्य चीजें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावना है, दुनिया में अभी कहीं भी उस सबका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि इसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी ही इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम व्यवस्था जैसी नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण हो, जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उन मुश्किलों से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। इस बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। दुनिया में एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इससे मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत को भी सभी इलाके, सभी समुदाय, सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों
को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही चुनौतियां हैं। इनका यह भी मतलब है कि कम से कम चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। भारत में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में ये चुनौतियां है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़े अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षा होती है। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। फिर आगे है नौवीं कक्षा की और अपनी इस पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इस चुनौतियों पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के विभिन्न प्रमुख पड़ावों पर लौटें और यादों को ताजा करें और इन्हें देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां। इसमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दिखाता है। बताइए वह चुनौतियां क्या है। यह भी बताइए कि इस अध्याय में चुनौतियों को जो 3 श्रेणियां बताई गई हैं, यह उनमें से किस श्रेणी की चुनौतियां हैं। मुबारक फिर चुने गए, ये पहला कार्टून है जिसमें ये है MU वर्ग 2005 का कार्टून बना हुआ है। उसमें क्या हम इन डब्बों को खोलें। तो ये खुद चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और अभी बहुत सारे जो भी मतदान पत्र के जो बॉक्सेस हैं वो अभी खुलने बाकी हैं और ये खुद जीत का ऐलान कर रहे हैं इस कार्टून में। और ये है लोकतंत्र पर नजर। ये लोकतंत्र पर तुम्हें क्या लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या, मतलब बंदूक के सहारे लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। फिर ये अगला कार्टून है उदारवादी लैंगिक समानता। लिबरल पार्टी की मांग है कि लैंगिक समानता और बराबरी की भागीदारी हो। अपने पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता। ये जो कहते हैं वो करते भी नहीं है, खुद की पार्टी में भी वो कानून लागू नहीं है। फिर है चुनाव अभियान का पैसा। तो ये चुनाव अभियान का पैसा ये कहाँ है, ये व्हाइट हाउस जाने का रास्ता है। पैसे की कालीन बिछ रही है, व्हाइट हाउस जाने का रास्ता है। चुनाव अभियान में पैसा हो तो व्हाइट हाउस पहुंच जाओ। ये एक उदाहरण और संदर्भ के हिसाब से इन मामले में लोकतंत्र की चुनौती में आपका विवरण क्या है। तो ये एक तरह की क्रियाकलाप है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ें और इसके बारे में अपने स्वयं के विचार यहाँ या एक खाली पेज पर लिखने की कोशिश करें। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो आप अलग अलग देश के बारे में, जैसे मैक्सिको है तो PRI की पराजय के बाद 2000 के दूसरा स्वतंत्र चुनाव पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। तो इससे आपके उनमें लोकतंत्र की चुनौती के बारे में क्या विचार आते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए किताबें हमें सिर्फ समझने के लिए मदद कर सकती हैं, उसके बाद में हम अपना निचोड़ अपने ज्ञान या अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर उन सब की क्या किस तरह परिभाषित करते हैं और उनके किस बात पर हम गौर करते हैं, किस पे नहीं करते हैं। उसके बाद में हम अपनी राय संदर्भ में क्या बनाते हैं। ये सब हम हमारी अपनी अलग अलग सोच और अपने अलग अलग राय हो सकती है। तो ये हर एक के लिए अलग चीज है, तो इसे बताना ज्यादा कारगर नहीं होगा मेरी तरफ से। हम अपने
अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें है अलग अलग तरह की चुनौतियां। जब अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरे को खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा था। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत में भी इन खानों के लिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन खानों में फिट बैठती नहीं लगती तो आप नई श्रेणियां बनाकर इन मुद्दों को रख सकते हैं। फिर है संवैधानिक बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, संस्थाओं का कामकाज, चुनाव, संघवाद, विकेंद्रीकरण, विविधताओं को समेटना, राजनीतिक संगठन, अन्य कोई आपके मतलब अपने हिसाब से। तो ये चैप्टर एक तरीके से क्लास 9 और 10 में हमने जो राजनीतिक विज्ञान या फिर कह सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी, और लोकतांत्रिक राजनीति जो सेकंड बुक अभी हम पढ़ रहे हैं और इसका लास्ट चैप्टर ये है, उन सब का सार दिया हुआ है क्लास 10 की चैप्टर नंबर 8 में। तो इसमें इस तरीके की जो पहले भी हमने देखी और ये है और आगे भी आएगी, तो उन सबको हम अपने हिसाब से भरें तो ये इन सबका सार है, तो वो हमें समझ में आता है और हमारा इस वजह से रिवीजन भी हो सकता है। ये सारी बातें हमें इन सारे चैप्टर्स जो इसमें चैप्टर थे और इसमें जो चैप्टर हैं, जो भी 15-17 चैप्टर होते हैं, उन सब का निचोड़ हमें जो भी हमारी इन सब को पढ़ने से समझ विकसित हुई है उसका हमें यहाँ प्रदर्शन करना है, जो हम खुद स्व मूल्यांकन से भी कर सकते हैं। इसके आगे है, आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। इस बार इसके लिए हम नए मानकों का आधार बनाएंगे जिनकी चर्चा अध्याय के पिछले हिस्से में हुई है। इन सभी श्रेणियों के लिए हम कम से कम एक उदाहरण भारत के लिए खोजें। भारत के हिसाब से हमें देखना है कि आधार तैयार करने के लिए चुनौतियां, तो कैसी कैसी चुनौतियां थी, विस्तार की चुनौतियां वो कैसी है, लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौतियां, तो उसके लिए क्या क्या है भारत के हिसाब से। फिर ये है और टेबल जिसमें है, आइए अब सिर्फ भारत के बारे में ही विचार करें। समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। इसमें से उन 5 की सूची बनाएं जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकता को भी बताने वाली होनी चाहिए, यानी आप किसी चुनौती को सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं उसे ऊपर रखें, शेष को इसी क्रम में बाद में ऐसी चुनौतियों का एक उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में इसे कोई खास जगह क्यों दी गई। तो इस हिसाब से आपको, जैसे आप एक चुनावी नेता हैं और आपको किन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, आप एक तरीके से मान लीजिए कि आप राजनीति में कूद गए हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी में हैं या एक जनता की तरह ही आप राजनीति की भागादौड़ में हैं, तो उस हिसाब से आप कहीं भी अपने आप को राजनीति के इस चक्रव्यूह में या इस चक्कर में बैठा के और अपने आप को इन सारी चीजों को भरने में अपनी सोच विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम पढ़े हैं तो वो है राजनीतिक सुधारों का विचार। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावना भी जुड़ी हुई है। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहाँ हम वांछनीय राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई नहीं जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं है तो इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी की ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उनका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है।
पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश के वांछनीय सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। तो सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें, जिन्हें भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढने समय अपने जहन में रखा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछनीय चीजें खत्म कर देंगे। यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। इस निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बताए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। एलबीडब्ल्यू के नियम के बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दावपेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। कानूनी बदलाव करने का इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीतिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उलट निकलते हैं। जैसे कई राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वालों लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके चलते अनेक गरीब लोग, महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे ये मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति से ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। चुनाव का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने पर कठोर दंड आदि करने वाले मौजूदा कानून की मदद करता है। फिर है लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों पर जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होता है। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। इसके बाद है राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होना चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हित के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। फिर आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव अब बनाते हैं। तो यहाँ एक दी गई चीज पढ़ते हैं। यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई है, इसके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों का पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताएं कि इन कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं।
ये बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं किए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसे समाधान भी बता सकते हैं जिनकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। तो ये एक क्रियाकलाप वाली चीज हो गई या एक एक्टिविटी टाइप हो गई, तो उसे आप स्वयं से या खुद से कर सकते हैं। इसमें है, सबसे पहले है डॉक्टरों की अनुपस्थिति की। ये जैसा कि हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, क्योंकि हम आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इन सारी चीजों को देखते हैं और महसूस करते हैं। तो डॉक्टर की अनुपस्थिति की चुनौती है, तो क्या चुनौती है? उत्तर प्रदेश सरकार एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी होती है। तो फिर आगे सुझाव के प्रस्ताव दिए हुए हैं इसमें, तो क्या हो सकते हैं? सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। इस इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है, जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। ठीक है, इसके बारे में सुधार दिए गए हैं। आपको क्या लगता है? आप और भी कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं और इन पे भी अपने दिमाग में या अपने दोस्तों या अपने साथ पढ़ने वालों के साथ इन चीजों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। फिर है राजनीतिक दलों का चंदा। इस पे भी चुनौती है, नाम से हमको समझ आ गई ये बात। और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो है, लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों का या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदे पर निर्भर है। आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसे की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और इससे लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज वे उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए सुझाव प्रस्ताव क्या आते हैं? पहला है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरी से कराया जाना चाहिए। फिर है, सरकार का चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनाव खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई और समस्या जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो क्या चुनौती है, वो आपके आसपास या आपके शहर या आपके राज्य की हो सकती है, या आपके मन में हो सकता है कि भी ऐसी चुनौतियां भी लोकतंत्र में आती होगी, और उसके लिए आप क्या प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे की चीजें, जिसमें है राजनीति को सुधारना। रोज ने आखिरकार मैडम लिंग होद को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया और यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मैम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा। मैडम ने पूछा, भाई कौन सा? मैडम लिंगहोद को एक बार भी वह कार्टून याद नहीं आया। मैम, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात से फेंक देना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो
और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी की जरूरत होगी। लिंग हॉज मैडम रोज की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के उनके तौर तरीके से नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी? वो बोलती है, हाँ मैम, क्यों? ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ी के लिए। लिंगहोद मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उसकी वजह से जो लोग आएंगे वे ऐसा नहीं करेंगे? उनकी जगह जो लोग आएंगे वो ऐसा नहीं करेंगे? तो रोज कहती है, हाँ, मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है कि वे इनकी तरह के न हो। संभव है आगे बेहतर चरित्र वाले नेता है। लिंग हाउस मैडम बोलती है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर लोग ज्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी से लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट न हो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मैम? बीच में ही रोज ने कहा। लिंगहोद मैडम ने कहा, मैं नहीं कहती कि नेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वे बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे भी लगता है कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशेवर लोगों से ज्यादा भ्रष्ट हो। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट है तो कुछ ईमानदार भी है। रोज ने हार मान नहीं मानी। मैम, मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। लिंग होद मैडम। लिंग दो, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते। एक बात तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी है ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब हाँ तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो ये थी वो कहानी और उसके बाद में हम आते हैं एक नए टॉपिक पे। तो वो है लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। अब फिर से परिभाषित करेंगे हम लोकतंत्र को। उसमें है, पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में दी गई परिभाषा कुछ इस प्रकार थी, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासन का चुनाव खुद करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषाओं की कुछ और चीजें जोड़ी। लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे प्रमुख फैसले ले। अगला पॉइंट है कि चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने की पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलता चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबर बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। फिर है, विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। शायद आपको निराशा हो कि इस परिभाषा से उच्च उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की है, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। हमने इससे हमारे लिए लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना आसान हो गया। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के बीच के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम
उन परिभाषाओं से काफी आगे आ गए हैं। हमने विस्तार से लोकतंत्र अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता के हिस्सेदारी की और लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की कि सरकारों को सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र बहुत बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतंत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में से हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। ऐसा करने से हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहने के लिए जिन न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा किया। एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए इसमें किन विशेषताओं का होना जरूरी है और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। ये फैसले अब आप लें, क्योंकि इस किताब का उद्देश्य सिर्फ आपको विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना था। इसके बाद में आप अपनी सोच अपने हिसाब से विकसित करें तो ये आपके लिए और सबके लिए और देश के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। उससे पहले ये क्या दिया गया है, अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। तो अपना नाम लिखें कि अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा अधिकतम 50 शब्दों में है। तो इसके बाद में आप अपनी राय 50 शब्दों में लिखें, 100 शब्दों में लिखें, 150 शब्दों में लिखें। जब से न्यूनतम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी लिखें तो वो आपका लिखने की गुणवत्ता को अपने आप से प्रदर्शित कर देगा। तो कम 50 शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज लिखें और अगर जरूरत हो तो 100 शब्दों में लिखें। पर जितने कम शब्दों में जितनी ज्यादा जानकारी लिख पाए वो गुणवत्तापूर्ण होगी। इसी के साथ ये चैप्टर और ये बुक यहीं समाप्त होता है और इसके बाद हमारे पास एक अंतिम बुक रह जाएगी जो है अर्थशास्त्र की क्लास 10 की किताब, जिसको हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे, जिसमें शायद 5 चैप्टर हैं और उसके टोटल 5 वीडियो बनेंगे। और इस प्रकार हम एनसीईआरटी की 6 to 10 की सारी बुक्स जो कि एसएसटी की हैं, जिन्हें सिर्फ पढ़ने से हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो हम एक तरीके से पूर्ण कर लेंगे और हमारी सीरीज भी इसी के साथ एक तरीके से पूर्ण हो जाएगी। और रही दूसरे सब्जेक्ट की बात, तो वो पढ़ने में हमें पढ़कर समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और उन्हें समझाना ही बेहतर होता है। तो उसके लिए हम इस तरीके से उन चीजों को पढ़ने का कार्यक्रम नहीं रखेंगे। उसके लिए हम कभी बनाएंगे तो समय के साथ उसको एक्सप्लेन वीडियो ही ओनली बनाएंगे और इसके एक्सप्लेन वीडियो भी आपके लिए जल्द उपलब्ध होंगे। और अगर आप सिर्फ इनको पढ़कर अच्छे ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा कहना है कि आप एनसीईआरटी की इन बुक को या तो अपने आप से पढ़ें, अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन वीडियोस की सहायता से आप इनको देखें और इनमें लिखी हुई अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, वो सबके लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ हम इसी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।